भारतीय राजनीति और प्रयोगशाला, ये दो शब्द आपके कानों में बार बार आते रहे होंगे। इनकी शुरुआत कब से हुई है ये सही सही कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 1990 के दशक के बाद से ये प्रयोगशाला शब्द जो है पॉलिटिक्स के लिए या भारतीय राजनीति में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। और आप सुनते होंगे कि गुजरात को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रयोगशाला बनाया, या मध्य प्रदेश को और राजस्थान जैसे राज्यों को प्रयोगशाला बनाया, या साउथ में जिस तरह की डीएमके पार्टी और एआईएडीएमके का उभार हुआ, उन्होंने एक नई तरह की राजनीति का प्रयोग किया। और माना जाता है कि जब कोई नया एक्सपेरिमेंट होता है तो वो लेबोरेटरी में ही एक्सपेरिमेंट होता है, जिस तरह के साइंटिस्ट करते हैं। इसी तरह जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं वो राज्यों को चुनते हैं भारतीय संदर्भों में, अगर आप बात करें। इसी तरह आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जब आप आते हैं 1990 के दशक में, तो कांशीराम एक बड़े नेता के तौर पर उभरे जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई। दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, इन्होंने जातिगत राजनीति का एक मिक्सचर किया और बहुत अच्छा प्रयोग किया। उत्तर प्रदेश को प्रयोगशाला बनाया। और उस समय भारतीय राजनीति में मंदिर की राजनीति का दौर था। भारतीय जनता पार्टी कमंडल लेकर यानी हिंदुत्व का डंका लेकर चल रही थी। लेकिन बाबरी विध्वंस के बाद जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे 1993 में, तब कांशीराम और मुलायम सिंह साथ में आए थे और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रह गई थी, जबकि उस समय किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो ये एक अलग तरह का प्रयोग था, एक अलग एक्सपेरिमेंट था। और आज हम जो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं बिहार के संदर्भ में कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बिहार में भी बिहार को इस बार लेबोरेटरी बना दिया गया है। वैसे तो ये कहा जाता है कि बिहार में जितने भी लोग रहते हैं, राजनीति की उन्हें जो समझ है वो पूरे देश के तमाम लोगों से ज्यादा है। बिहार के लिए ये कहा जाता है कि बिहार के बच्चे भी दूसरे प्रदेशों के बड़े लोगों से या वयस्कों से या वोटर्स से ज्यादा समझदारी रखते हैं राजनीति के मामले में। और आप विकास के पैमाने पर मत देखिएगा कि विकास के पैमाने पर अगर आप देखने जाएं और आप एक सूची बनाएं कि बिहार किस पायदान पर खड़ा है, तो निश्चित तौर पर तमाम लोग जैसा दावा करते हैं कि नीचे से उसका नंबर आता है, नीचे से सबसे फिसड्डी है या उसके आसपास का ही राज्य है। लेकिन राजनीतिक समझ, लोगों की समझ, वोटर्स की समझ, उसमें कोई बिहार को बीट नहीं कर सकता या पीछे नहीं छोड़ सकता। तो तमाम पार्टीज जो हैं प्रयोग तो लंबे समय से कर रही हैं। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया, और जो सामाजिक न्याय के मसीहा माने जाते थे किसी समय लालू प्रसाद यादव, उनकी पार्टी को हराकर इन्होंने सत्ता हासिल की 2005 में। और तब से अब तक कमोबेश ज्यादातर वक्त 3 साल को अगर बीच में छोड़ दिया जाए, जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ चले गए थे और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी, तो कमोबेश एनडीए की सरकार रही है। लेकिन इस बार जो है कई नए प्रयोग होते हुए दिख रहे हैं। तमाम लोग उन्हें भांपने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझना चाह रहे हैं कि बिहार में सरकार बनेगी अगली, जो कि अब चुनाव की तारीखें भी तय हो गई है। 14 नवंबर को ये क्लियर हो जाएगा। 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, एक दिन 121 सीटों पर, एक दिन 122 सीटों पर, और 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन इस बार जो नए प्रयोग हो रहे हैं उसमें आप बहुत सारी नई चीजें होती देख रहे हैं। वैसे तो अगर आप देखेंगे 2 दशक से जो चुनाव हो रहे हैं बिहार में, उसमें 2 ही गठबंधन रहते हैं। एक तरफ महागठबंधन जिससे नाम दिया जाता है, यानी लालू बड़ी फोर्स के तौर पर होते हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार होते हैं। इस बार नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि 14 नवंबर तक ही वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद अगर एनडीए को बहुमत मिलता है, तो जिस प्रयोग की हम बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और उनके साथ चिराग पासवान की पार्टी है, मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, तो ये एक एनडीए का कुनबा है जो कमोबेश एक सा ही रहता है। 2020 में चिराग पासवान अलग थे, उन्होंने एक प्रयोग किया था और नीतीश कुमार की पार्टी को डेंट दिया। लेकिन इस बार एनडीए का कुनबा कमोबेश एक सा है, लेकिन एक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो अमित शाह साहब जो गृह मंत्री है या बाकी दूसरे नेता, उन्होंने ये कहा है कि नेतृत्व अभी चुनाव तक नीतीश कुमार का होगा, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इसका कोई ऐलान नहीं किया गया है। तो एक प्रयोग ये चल रहा है एनडीए की ओर से, और एनडीए की ओर से ये प्रयोग किस किस्म का है ये समझना जरूरी है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो मोदी लहर 2014 के बाद से मानी जाती है या 14 से मानी जाती है कि देश भर में शुरू हुई। तो बिहार एक ऐसा बड़ा प्रदेश है जहां से 40 लोकसभा की सीटें आती हैं और 243 विधानसभा की सीटें हैं।
वहां भारतीय जनता पार्टी का दबदबा उस तरह नहीं रहा जैसा आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं, जैसा आप मध्य प्रदेश में देखते हैं, जैसा आप राजस्थान में देखते हैं, या जैसा कुछ समय आपने हिमाचल में देखा या उत्तराखंड में देखा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी हमेशा दूसरे पायदान पर रही है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में नंबर 2 की पार्टी थी, यानी 243 में से भारतीय जनता पार्टी ने 74 सीटें जीती थी, आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी, लेकिन जेडीयू जिसको केवल 43 सीटें मिली थी, उसके नेता नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने थे। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि मुख्यमंत्री, जैसा तमाम लोग दावा करते हैं, कि उसका बने। तो एक ये प्रयोग शुरू हो रहा है और इस प्रयोग के बीच में उसे समीकरण साधने पड़ रहे हैं, जेडीयू को अपने साथ मना के रखना पड़ रहा है। हालांकि लोग कई दावा करते हैं कि जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता हैं, जिनमें ललन सिंह का नाम लिया जाता है, जिसमें संजय झा का नाम लिया जाता है, और ये दावा किया जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से निर्देश लेते हैं, नीतीश कुमार से आज की तारीख में निर्देश नहीं ले रहे हैं। इसी तरह एक प्रयोग चिराग पासवान भी कर रहे हैं। चिराग पासवान, छोटी पार्टी है उनकी, लेकिन उनके पास सामाजिक समीकरण है, और वो समीकरण ऐसा है, और वो बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। पहले उन्होंने कहा कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पिछली बार उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी। तो इस बार वो कोई ऐसा फैसला ना ले ले जिससे एनडीए को झटका लगे। तो इसके लिए उनकी ऐसी मान मनोबल हो रही है, और सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि तमाम लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी चिराग पासवान की लग रही है। लोक जनशक्ति जो आर है वो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी हो गई। बाजी साहब उतना नाराज नहीं दिखते हैं, या उनकी उतनी मान मनोबल नहीं हो रही है जितनी चिराग पासवान की हो रही है, लेकिन वो भी इस तरह की कोशिश में है। और भारतीय जनता पार्टी ये समीकरण अपने पक्ष में इसलिए करना चाह रही है चुनाव के पहले। एक प्रयोग इस तरह का दिख रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, जिससे कि चुनाव के बाद अगर माकूल नतीजे आते हैं एनडीए के हक में, तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बने। हालांकि जेडीयू के तमाम नेता, चाहे उनके प्रवक्ता हो या दूसरे नेता हो या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, नीतीश कुमार हमेशा कोशिश करते रहे कि उनका परिवार बैकसीट पर रहे, यानी पर्दे पर ना आए। उनके बेटे इस बार भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे अभी तक साफ नहीं है, लेकिन बार बार वो इस बात को टाल देते हैं। लेकिन निशांत कुमार कई बार कह चुके हैं कि उनके पिताजी को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तमाम लोग जब स्वास्थ्य पर सवाल उठाते हैं तो निशांत कुमार खुद आगे आते हैं और कहते हैं उनके पिताजी बिल्कुल हेल्दी हैं और 5 साल आराम से सरकार चला सकते हैं। तो एनडीए में किस तरह का प्रयोग हो रहा है ये आप देख ही रहे हैं। प्रयोग महागठबंधन में भी हो रहा है। महागठबंधन में ये प्रयोग हो रहा है कि राहुल गांधी, जिन्हें आप याद करेंगे मध्य प्रदेश और गुजरात का एक समय चुनाव हो रहा था 2018 में, तो वो जनेऊ पहनकर और अपना गोत्र दत्तात्रेय बताते हुए घूम रहे थे। वो आज एक नए अवतार में है। नया अवतार इसलिए क्योंकि 2024 में जिस तरह वो संविधान दिखाया करते थे और उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला, इंडिया गठबंधन को मिला, तो उसका अगले लेवल का एक्सपेरिमेंट वो करने जा रहे हैं बिहार में। और राहुल गांधी अब ये जो बात कर रहे हैं वो एक नए किस्म की बात है। वो अब बात कर रहे हैं ओबीसी की। ओबीसी में भी उनकी जो अति पिछड़े माने जाते हैं या महादलित की बात कर रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। वो जो 2024 में संविधान वाली बात थी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको लगा कि जो फायदा उनको मिला था लोकसभा इलेक्शन में, हालांकि बहुत लोग मानते हैं कि जो फायदा मिला राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में, उन्होंने गंवा दिया हरियाणा में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, तो उसकी भरपाई वो करना चाहते हैं बिहार में। लेकिन बिहार में कांग्रेस के पास कुछ ज्यादा है नहीं। बिहार में अगर कांग्रेस के आप रिकॉर्ड को देखेंगे तो बहुत लंबे समय के अंदर अगर जो कांग्रेस के सबसे ज्यादा एमएलए आए हैं, यानी 243 में से सबसे ज्यादा सीटें इस शताब्दी की अगर बात करें, 25 सालों की बात करें, तो कांग्रेस को 2015 में वो सीटें मिली थी 27 सीटें, और वो तब मिली थी जब लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ गए थे। तो राहुल गांधी के लिए बहुत कुछ उनके पास है नहीं। पिछली बार आरजेडी ने उनको 70 सीटें गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए दी थी, 19 सीटों पर वो जीत पाए थे। इस बार ये दावा किया जा रहा है कि 70 सीटें भी नहीं मिलेंगी। जब 70 सीटें नहीं मिलेंगी तो सरकार बनाने में उनका बहुत ज्यादा से होने वाला नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने बिहार को एक इस तरह की लैबोरेटरी बना रखा है जहां वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री को भी लेकर आते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को लेकर आते हैं। वहां वो तमाम सामाजिक समीकरणों की बात करते हैं, जातिगत सर्वे की बात करते हैं, और ये दावा भी करते हैं कि केंद्र सरकार ने जो जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है वो उनकी मांग उठाने पर किया है। उसके बाद वो वोट चोरी की भी बात करते हैं, चुनाव आयोग को भी निशाने पर लेते हैं।
तो इस तरह से तमाम, जब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जान लगा रहे हैं, क्योंकि अगर उनकी पार्टी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, क्योंकि मान लीजिए अगर उनको जैसा सुनने में आ रहा है 56 से 60 सीटें मिलेंगी, अगर वो 20 सीटें भी जीत जाते हैं तो उससे उनकी पार्टी का कोई असर साबित नहीं होता, या वो 10 पे भी चले जाते हैं तो उनके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। तो उन्होंने बिहार को पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट की जमीन बना रखा है। एक्सपेरिमेंट अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। उन्हें जितने भी सर्वे हुए हैं तेजस्वी यादव को, अगर आपको याद होगा तो आप लगातार देखेंगे, चाहे वो सी वोटर करे या कोई और एजेंसी, वो तेजस्वी यादव को बता रहा है कि बिहार के लोगों के बीच में मुख्यमंत्री अगला कौन होना चाहिए। उसके तौर पर सबसे प्रभावी चेहरा या सबसे बड़े दावेदार के तौर पर तेजस्वी यादव नजर आते हैं। हालांकि सी वोटर का अगर आप देखेंगे तो सर्वे दर सर्वे पैटर्न सामने आता है, जहां वो तेजस्वी यादव को पहले उसने दूसरों से मीलों आगे बताया हुआ था, अब मुकाबला लगभग बराबर का लाकर दिखाना शुरू कर दिया है, जहां प्रशांत किशोर उनके चैलेंजर नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर की हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात हम तेजस्वी यादव की करते हैं। तो तेजस्वी यादव एक अलग तरह का प्रयोग कर रहे हैं। वो ये प्रयोग कर रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहली बात ये कही, अभी जब वोटर अधिकार यात्रा में वो राहुल गांधी के साथ ट्रेवल कर रहे थे, तो इंडिया गठबंधन के एक ऐसे पहले नेता थे जो गैर कांग्रेसी थे, उन्होंने कहा कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। यानी पूरी तरीके से वो राहुल गांधी के छाती के नीचे आने को तैयार है, जो कि दूसरा कोई और नेता इंडिया गठबंधन का नहीं दिखता है। हालांकि इसके बावजूद राहुल गांधी ने उनको महागठबंधन का बिहार में मुख्यमंत्री फेस डिक्लेयर नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया है। और ये दावा किया जाता है कि राहुल गांधी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो हम बार बार लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर वो तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस बनाते हैं तो शायद सवर्णों के जो वोट कांग्रेस को मिल सकते हैं वो नहीं मिलेंगे। लेकिन बहरहाल तेजस्वी यादव ने एक प्रयोग किया, राहुल गांधी को आगे किया और कहा कि अगर सरकार बनती है, 2029 का चुनाव बहुत दूर है लोकसभा का, और कांग्रेस की स्थिति यह है कि आप जानते हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद 3 चुनावों में कमाल, तीसरा ये चुनाव है जिसमें उन्होंने, माना जा रहा है कि पिछले 2 चुनाव यानी 14 और 19 के मुकाबले कमाल किया, तब भी उनके खाते में 99 सीटें हैं और केंद्र में बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है, ये आपको पता ही है। तो तेजस्वी यादव ने एक प्रयोग ये किया कि राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार किया केंद्र के स्तर पर, जिससे कांग्रेस पार्टी उनको नेता मान ले राज्य के स्तर पर। हालांकि तेजस्वी यादव को ये करने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कांग्रेस 243 सीट पर अकेले चुनाव लड़े या आरजेडी के साथ लड़े, बहुत ज्यादा कांग्रेस की किस्मत में बदलाव आने की संभावना नहीं है। बहुत सारे कांग्रेसी जिन्हें मैं जानता हूं, खासतौर पर अपर क्लास से आते हैं, जिन्हें राहुल गांधी खुद भी आज ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, उन्होंने राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संकेत देने की कोशिश की है। मां दलित वर्ग को, पिछड़ों की बात उठाकर उनके लिए एक न्याय पत्र की घोषणा करके ये बताने की कोशिश की है कि हमारे असली फोकस हमारा आप पर है, सवर्णों पर हमारा फोकस नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव सीएम बनने के लिए इतने डेस्परेट हैं कि उन्होंने पहले राहुल गांधी को अपना नेता माना, जिससे उन्हें बिहार के स्तर पर कांग्रेस अपना नेता माने। लेकिन प्रयोग की अगली कड़ी जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी की कि राहुल गांधी की या कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताया गया या प्रोजेक्ट नहीं किया गया, अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया, तो उन्होंने एक नया प्रयोग शुरू किया तेजस्वी यादव ने, और एक दावा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है, बहुमत मिलता है, तो बिहार के हर घर से एक व्यक्ति को वो नौकरी देंगे। ये बहुत बड़ा वादा है और इस पर तमाम लोग सवाल भी उठा रहे हैं, उसकी फिजिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं, ये बातें बता रहे हैं, आंकड़ों में समझा रहे हैं कि इतनी ही नौकरियां बिहार में हैं और इतने सारे घर हैं, कैसे हर घर को रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन एक रोजगार के मुद्दे को उन्होंने केंद्र में ला दिया है। तेजस्वी यादव के साथ दिक्कत यह है कि परिवार से ही चुनौती मिल रही है। तेज प्रताप को तो कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के कहने पर ही लालू यादव ने पार्टी से बाहर निकाला है, और तेज प्रताप जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जोर लगा रहे थे, अब उन्होंने ये कह दिया है कि वो केवल अपनी पार्टी के लिए, जो एक नई पार्टी तेज प्रताप यादव ने बनाई है, उसके लिए काम करेंगे। इस बीच में रोहिणी आचार्य जो तेजस्वी की बहन है, जिन्होंने किडनी दी है लालू प्रसाद यादव को, वो भी नाराज बताई जा रही हैं। गठबंधन के साथी भी ज्यादा खुश नहीं है, खासतौर पर कांग्रेस के वो लोग जो चाहते थे कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती तो उनको टिकट मिल जाता। तो ये बताया जाता है कि वो लोग भी अलग अलग दलों के लिए काम कर सकते हैं। और तीसरा प्रयोग जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, वो है प्रशांत किशोर। उनकी बात करना भी जरूरी है।
प्रशांत किशोर भी पूरे हिंदुस्तान में घूमने के बाद गुजरात से उन्होंने शुरुआत की थी। 2012 में नरेंद्र मोदी के साथ थे, उनके प्रचार कैंपेन में थे। तीसरी बार नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने तो वो कैंपेन में लग गए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। 2014 तक नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े थे। उसके बाद जैसा दावा किया जाता है कि प्रशांत किशोर कोई बड़ा रोल चाहते थे, पीएमओ में बैठना चाहते थे, लेकिन जब वहां गुंजाइश नहीं बनी तो वो अलग हो गए। मोदी का जो प्रचार करते थे वहां से वो अलग हो गए, उनके साथ से टीम मोदी से मतलब अलग हो गए। और उसके बाद वो चले गए, जो महागठबंधन फॉर्म हुआ था, नीतीश और लालू की दोस्ती हुई, वहां वो चले गए। उसके बाद अलग अलग जगह घूमते रहे, कभी डीएमके के साथ, कभी ममता बनर्जी के साथ, कभी आम आदमी पार्टी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ। उन्होंने तमाम घाट घाट का पानी पिया। और कई लोग जो उनके विरोधी हैं दावा करते हैं कि वो प्लांट किए गए थे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जिससे कि वो तमाम दूसरी पार्टियों में जाएं, वहां की स्ट्रेटजी कलेक्ट करें और वापस भारतीय जनता पार्टी को लाके दे दें। अभी वो बिहार में सक्रिय हैं पिछले 3 साल से। बिहार में आने के पहले उन्होंने कांग्रेस को प्रेजेंटेशन दिया था, वहां बात नहीं बन पाई। अगर बात बनती तो शायद बिहार उनके लिए प्रायोरिटी पर नहीं होता, वो कुछ और कर रहे होते, कहीं और कर रहे होते। लेकिन अब उन्होंने बिहार को प्रयोगशाला बनाया है, तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। दावा उनका एक ये है कि जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी को 25 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी। उनका दावा यह है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार जितनी सीटें मिली थी, आपको मैं दोबारा याद दिला दूं कि 74 सीटें मिली थी, उससे कम सीटें मिलेंगी। और वो ये दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी या तो नंबर 1 बनेगी या नंबर लास्ट में रहेगी। नंबर 1 यानी वो 150 सीटों से ज़्यादा हासिल करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि 10 से कम मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें खुद भरोसा नहीं है, लेकिन उन्होंने बिहार को प्रयोगशाला बनाया है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि पहले ऐसा लग रहा था कि वो महागठबंधन को डेंट करेंगे, लेकिन अब क्योंकि वो खुद सवर्ण हैं, उनकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी राजपूत हैं, तो इस तरीके से उनका फोकस या उनकी तरफ जिन जातियों का आकर्षण दिखता है वो तमाम वही जातियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करती रही हैं। तो इस बार इनका भी जो पीके का जो प्रयोग है, पहले माना जा रहा था कि वो महागठबंधन को डेंट करने के लिए आए हैं, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं या प्रचार जोर पकड़ रहा है, तो ये माना जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ज्यादा बड़ा डेंट न कर दें। क्योंकि जैसे उनका पहले फोकस था कि मुसलमान उनको वोट करें, दूसरी पार्टियां उनको, दूसरी जातियां उनको वोट करें और कुल मिला के वो एक अच्छा सॉलिड वोट बैंक बना लें, तो वो एक अलग तरह के प्रयोग के लिए आए थे। लेकिन अब उनके ज्यादा हमले भारतीय जनता पार्टी की ओर हैं और उनके साथ जो समर्थक दिखते हैं वो वही लोग हैं जो किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते थे या जेडीयू का समर्थन करते थे। तो एक प्रयोग करने की कोशिश बिहार को लेबोरेटरी बनाकर पीके भी कर रहे हैं, जिन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में, जैसा आप जानते हैं, तमाम तरह के प्रयोग किए हैं। तो बिहार की जो प्रयोगशाला है, इसमें प्रयोग करने के लिए तमाम वैज्ञानिक बनकर आए तो है नेता, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बिहार की जनता सबसे बड़ी साइंटिस्ट है, उसने तमाम समीकरणों को देश में बदला है। इस बार प्रयोगशाला में तमाम वैज्ञानिक बनकर नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन मेरी अपनी राय है कि असली वैज्ञानिक तो जनता ही साबित होगी। वही एक प्रयोग करेगी, वही एक परीक्षण देगी, और वो किस तरह का निष्कर्ष देती है, इसकी जानकारी हम सभी को 14 नवंबर को होगी।